बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्मोन्स। आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स में भी। एनिमल्स के अंदर एक सिस्टम मौजूद है ग्लैंड्स की सूरत में, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें तकरीबन 20 के करीब एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस है, जो अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्ट इनटू ब्लड शामिल करते हैं और वहां से वो अपने टारगेट सेल्स तक जब वो पहुंचती हैं। तो ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में, जिनकी सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कह रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, डक्टलेस ग्लैंड्स का। मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रीनल है, पेंक्रियाज हैं, ठीक है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं। ये सारे के सारे जो वो क्या हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं, दोज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं, हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं ग्लैंड से और जाके टारगेट सेल के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। हार्मोन्स का जो लफ्जी मीनिंग बनता है वो है ही एक्साइटिंग, टू सेटिंग इन मोशन, एक ऐसी चीज जो जाके किसी दूसरी को एक्साइट कर रही है। तो ये स्पेशल केमिकल्स हैं, स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो कि स्पेशल ग्लैंडुलर यानी कि एंडोक्राइन स्ट्रक्चर से जो वो प्रोड्यूस हुई है, और इनका जो काम है दैट इज टू रेगुलेट एंजाइम कैटालाइज करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। मीन इंक्रीज भी कर सकते हैं एक रिएक्शन को और डिक्रीज भी कर सकते हैं, मॉड्यूलेट अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये इनका जो है वो काम है। अब हार्मोन्स अपनी केमिकल नेचर के एतबार से कई तरह के हो सकते हैं। दे मे बी अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स इन नेचर, जैसे थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। दे मे बी पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, जैसे एडीएचए, ऑक्सीटोसिन है। दे मे बी प्रोटीन्स इन नेचर, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। दे मे बी स्टेरॉइड इन नेचर, जैसे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है। तो ये केमिकल नेचर के एतबार से स्टेरॉइड्स यानी कि लिपिड इन नेचर हो सकते हैं, या फिर जो है वो ये क्या है, ये प्रोटीन्स की सूरत में हो सकते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन ग्लूकागॉन है, या फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स की सूरत में हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग पेप्टाइड्स हैं जैसे एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है, या फिर जो है ये अमाइनो एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स की सूरत में हो सकते हैं। और उसमें जब हमने एग्जांपल ले ली थायरॉक्सिन की, हमने एग्जांपल ले ली एपिनेफ्रिन की, नॉरएपिनेफ्रिन की। अब ये हार्मोन्स जो है मोस्टली हमने ये देखा अभी कि पेप्टाइड इन नेचर या प्रोटीनिक इन नेचर या अमाइनो एसिड इन नेचर थे, लेकिन ये लिपिड इन नेचर भी थे, एंडोक्राइन सेल से प्रोड्यूस हो रहे थे, वाया ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहे थे टू सिस्टम, और इनको प्रॉपर रिसेप्टर्स की जरूरत है, वाइड स्प्रेड है, और ये रेगुलेट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। उसकी निस्बत जो एंजाइम्स थे वो हमने डिस्कस किया था, दे आर ऑलवेज प्रोटीनिक इन नेचर, और वो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस थे, वाया डक्ट्स वो जा रहे थे, ठीक है, एक लोकल जगह पर जब उनका जब इफेक्ट होता था और उनको किसी रिसेप्टर की जरूरत नहीं थी, उनका रिस्पॉन्स भी लोकलाइज था और वो कैटालाइज करते थे केमिकल रिएक्शन। ये दोनों में फर्क है, एंजाइम्स में और हार्मोन में। इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में भी फर्क है। जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व्स इन्वॉल्व हैं, एंडोक्राइन सिस्टम उसमें केमिकल्स के थ्रू जो है वो कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मेन एंडोक्राइन सिस्टम का जो कंट्रोल है ना वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम के पास ही है। क्या फर्क है दोनों के अंदर? नर्वस कोऑर्डिनेशन को अगर हम बात करें, नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात करें,
तो नर्वस कंट्रोल इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों तरह की ट्रांसमिशन थी, केमिकल साइनैप्स की सूरत में, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इसमें अगर हम बात करें तो वो जो है वो इसमें स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इनकी जो है वो ज्यादा है। रिस्पांस ड्यूरेशन इनका रैपिड है, ठीक है, लोकलाइज्ड रिस्पांस है। इनका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म है, और इनका जो पाथवे वो स्पेसिफिक जो है वो पाथवे के तहत, और इंडिपेंडेंट कंट्रोल है इनका। दूसरी जानब अगर हम बात करें जो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स कोऑर्डिनेशन स्लो है, वाइड स्प्रेड है, लॉन्ग टर्म है, नॉन स्पेसिफिक है, और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम है। जो हार्मोन्स है ना, इन हार्मोन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सेंसरी इनपुट एनवायरनमेंट से जो आती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट आपने पढ़ा था, दैट इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, ये कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइपोथैलेमस से, दैट इज द ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। और जो फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको हम न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन्स भी कह देते हैं, न्यूरोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर्स भी कह देते हैं, ठीक है, वो जाके इफेक्ट कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है, या मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जो है उनका जो वो आगे इफेक्ट भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे भी। वो वाया पिट्यूटरी है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। हाइपोथैलेमस से जो फैक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से मुख्तलिफ तरह के ट्रॉपिक हार्मोन्स की रिलीज का सबब बनते हैं। ये है न्यूरोट्रॉपिक, हाइपोथैलेमस के जो फैक्टर हैं ये है न्यूरोट्रॉपिक। और फिर ये जो है वो आगे क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट करते हैं और ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज हुआ, ठीक है, दैट इज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। उस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ने जाके इफेक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला, दैट इज द थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, या ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ये जाके थायराइड के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। और थायराइड से जब उसके नतीजे में निकलेगी थायरॉक्सिन, और वो थायरॉक्सिन जाके कंट्रोल करेगी मसल्स को। इट्स मीन थायराइड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन हार्मोन। और ये थायरोट्रोपिन हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ है। ऐसी एड्रीनल कॉर्टेक्स ये कंट्रोल में है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के, या ऐसी ओवरीज जो है ये कंट्रोल में है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के। और ये जो हार्मोन्स हैं ये इंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज फैक्टर्स, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर्स। ये फैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं। जैसे PIF प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, ठीक है। ये जो है वो जब तक मौजूद होगा प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिट रहेगी, और अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी और वो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट का सबब बनेगी। तो हाइपोथैलेमस मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स भी पैदा कर रहा है। डायरेक्ट जो हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाके स्टोर होती हैं और वहां से रिलीज होते हुए अपना इफेक्ट शो करती हैं। ये जो है वो और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसके हवाले से हमने देखा कि ये प्रोड्यूस कर रहा है मुख्तलिफ तरह के फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर्स। जैसे रिलीजिंग फैक्टर्स में हमने बात की कि वो जो रिलीजिंग फैक्टर इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं वो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है, वो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है, वो एडिनोकॉर्टिक रिलीजिंग फैक्टर है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर्स हैं। ये मुख्तलिफ तरह के रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इनहिबिटिंग फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हमने बात की प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो हाइपोथैलेमस के मुख्तलिफ फंक्शन है, ये ग्लैंडुलर रोल भी प्ले कर रहा है और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले कर रहा है। या दूसरे लफ्जों में हम कह दें कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी,
that is under the control of pituitary, anterior lobe of pituitary. और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को भी जो कंट्रोल करने वाली चीज है दैट इज हाइपोथैलेमस, दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स हैं इनका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो पिट्यूटरी होगा। पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलेंगे उनका जो टारगेट होगा वो दूसरे ग्लैंड्स होंगे, और उन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलेंगे उनका जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट जो उनका जो है वो फैक्टर्स होंगे जिसके जरिए वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ग्लैंड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे दोनों तरह से जो वो काम। मतलब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। लिवर और मसल के अंदर जो स्टोरेज है ग्लूकोज की, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन, और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये डायरेक्ट अब ब्लड ग्लूकोज लेवल पे जो है इसकी जो डिपेंडेंस है। अब इस ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है पीछे थायराइड। तो इसका मतलब है जितनी ज्यादा थायरॉक्सिन का लेवल प्रोड्यूस होगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने के नतीजे में जो है वो फिर अल्टीमेट उसकी सिक्रीशन भी आगे बढ़ जाएगी। या ऐसी जो है वो स्मूथ मसल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर जो है वो इफेक्ट किसका है, ऑक्सीटोसिन का, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ये आ कहां से रहा है, वहां पर आ रहा है ये हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो जरूर इफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, स्मूथ मसल्स के ऊपर, मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से सिक्रीशंस हो रही हैं, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो हार्मोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हुए अल्टीमेट टारगेट तक जो है वो पहुंचते हैं। हमारा जो फोकस होगा वो दो हार्मोन्स पर होगा। एक हम डिस्कस करेंगे एडीएच को, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को। पहले हम बात कर लेते हैं एडीएच की। कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। ये न्यूरोसेक्रेशंस हैं, ये न्यूरोसेक्रेशंस हैं एडीएच, और ये पेप्टाइड इन नेचर है, ये न्यूरोपेप्टाइड है बेसिकली। ये हार्मोन जो है एडीएच ये बन रहा है कहां पर से, हाइपोथैलेमस से। एक और हार्मोन भी हाइपोथैलेमस में बन रहा है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन। ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हाइपोथैलेमस से बन के, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां पर आते हैं, दे कम इनटू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये दोनों के दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बन रहे हैं डायरेक्ट वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस से कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, दैट इज मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके लिए इनहिबिटिंग फैक्टर है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर। उसके अलावा कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर बन रहे हैं, जैसे सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर है, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर है, गोनेटोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग फैक्टर है, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो बाकी तो मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये दो जो है ये हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये हार्मोन्स जाके यहाँ से हाइपोथैलेमस से, अब ये देखें ये हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच डायरेक्ट किधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन देखिएगा, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच सिक्रेटेड बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन हार्मोन्स को डायरेक्ट पोर कर रहा है इनटू पोस्टीरियर लोब, और उस पोस्टीरियर लोब से ये फिर रिलीज होंगे इनटू ब्लड, और ब्लड से ये जाएंगे अपने टारगेट सेल की जानब। दूसरी जानब जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, जो रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, दोज आर पोर्ड इनटू ब्लड, और ब्लड उनको लेके जाता है फिर जिस तरह की जो है वो जगह पर, अगर वो एंटीरियर लोब पर चाहिए था वहां पर भी ले जाता है, अगर किसी और टारगेट पर चाहिए है तो वहां पर भी ले जाता है। तो इट्स मीन दैट एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये डायरेक्ट इसकी पोरिंग हो रही है, वाया ब्लड नहीं आ रही है पोस्टीरियर लोब में।
लेकिन पोस्टीरियर से आगे जैसे एडीएच का इफेक्ट कहाँ पे है, दैट इज ऑन किडनी, किडनी में ऑन नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन के ऊपर, तो नेफ्रॉन तक किसने कैसे जाना है, वाया ब्लड जाना, वहां पर भी ये वाया ब्लड जाएगा। एडीएच जो है इसको अगर हम देखें, ये ब्लड ऑस्मोलैरिटी के कंट्रोल में है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम के कंट्रोल में है। इसका काम वाटर रिटेंशन करना है, रीअब्जॉर्प्शन करना है वाटर की, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना जो है वो इसका काम है, ताकि वाटर लॉस ना हो। अगर एडीएच की बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन का सबब बन सकता है। और अगर इसकी सिक्रीशन बहुत कम होगी तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मिकदार में यूरिन प्रोड्यूस होगा, डायबिटीज इंसिपिडस है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगी और प्यास भी बहुत ज्यादा जो है। एडीएच के अलावा दूसरा जो हार्मोन है दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बेसिकली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां से जब वो बन रहे हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो तरह के सेल्स हैं मेनली, जो एंडोक्राइन सेल्स है। वो दो तरह के सेल्स कौन कौन से हैं? वन इज द अल्फा सेल एंड द अदर वन इज द बीटा सेल। जो अल्फा सेल्स हैं दैट प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन, दे आर लार्जर इन नंबर। और जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी, अल्फा सेल लेस इन नंबर है और जो बीटा सेल है वो मोर इन नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स यहाँ पर एंडोक्राइन रोल प्ले कर रहे हैं, और एंडोक्राइन रोल प्ले करते हुए इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने इंसुलिन और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करवा दी। अब एक्सोक्राइन रोल भी है पैंक्रियाज का, जैसे हमने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़े जो कि एंडोक्राइन रोल यहाँ पर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे ही पैंक्रियाटिक एसिनीज हैं वो यहाँ पर एक्सोक्राइन रोल प्ले करते हैं, वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो खैर हमने यहाँ पर एंडोक्राइन रोल को ही डिस्कस करना है। तो एंडोक्राइन रोल इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो तरह के ये हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। अब हम इसमें बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ज्यादा ब्लड ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रही है तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, ताकि वो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा ज्यादा सेल की जानब मेटाबॉलिज्म उसका हो सके, वो जा सके। इस तरह से अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का लेवल लो हो गया है या एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक लेवल लो हो गया है तो उस वक्त भी इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी। फंक्शन क्या है इसका? काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन। इसका असल काम है कि ये ग्लूकोज को सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए भेज रही है, वहां पर उसकी ब्रेकडाउन हो जाए, वहां पर उसकी कन्वर्जन हो जाए, जो भी हो, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो। ये इनहिबिट करती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन को। कोशिश है इसकी कि लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन ना टूटे, क्योंकि अगर ग्लाइकोजन टूटेगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो नहीं होती, थोड़ी रह जाती है, तो डायबिटीज मेलाइटस, IDDM या जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी ये हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसमें अगर जो है वो इसकी सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो रही है तो फिर क्या होगा? ज्यादा सिक्रीशन की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज है वो सारी की सारी वो चली जाएगी इनटू सेल्स। ये हाइपरग्लाइसीमिया की बात आएगी। डायबिटीज में हाइपर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, शुगर यूरिन में भी आ रही है, बॉडी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ नर्वस टिश्यूज वो भी होंगे, एक्यूमुलेशन होगी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की,
ठीक है, फैट्स की या एक्सक्रीटरी मटेरियल की अलॉन्ग विद वैल्यूएबल मेटल कैटाइन, ये सारा काम जो है वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है। और अगर इसकी ओवर सिक्रीशन होती है तो ग्लूकोज को ये सेल्स में भेज जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, बिल्कुल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, एग्जैक्ट उसके अपोजिट है। अगर एसटीएच और एसीटीएच का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, तो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बढ़ रही है। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो तब भी जब इसकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रही है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है इंसुलिन के, जिनके वो अगर ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन को बना रहा था, तो ये क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो नहीं होगी तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसकी ओवर सिक्रीशन होगी तो हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन आ सकती है, ज्यादा ज्यादा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है इसकी एफिशिएंसी की वजह से। आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, इसको कुछ बुक्स में कंफ्यूजन है, न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन में। अगर बीटा सेल पे ट्यूमर आ जाएगा, मोर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा तो उस लो ब्लड ग्लूकोज को पूरा करने के लिए एक्सेस ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और एक्सेस ग्लूकागॉन की जो प्रोडक्शन जब होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। वो जो एग्जॉस्शन और डैमेज जो है वो एक सेल का, वो उसको जो है वो खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ट्यूमर है बीटा सेल के अंदर, दैट आल्सो डैमेजिंग द अल्फा सेल्स, tumor on beta cell, tumor on beta cell that also affecting the alpha cell। कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो जब बीटा सेल में ट्यूमर होगा, ज्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, और ज्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन से ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाएगा, तो उस ब्लड ग्लूकोज को पूरा करने के लिए ग्लूकागॉन को तेजी से अपना काम करना पड़ेगा। और जब ग्लूकागॉन ज्यादा तेजी से काम करेगा तो उसकी वजह से वो जो अल्फा सेल्स हैं जिनसे वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस हो रही थी, उन सेल्स की जब वो क्या है एग्जॉशन हो जाएगी, डैमेज हो जाएंगे। तो ट्यूमर ऑन बीटा सेल कैन आल्सो डैमेज दी अल्फा सेल। सिर्फ ये हार्मोन्स हैं ह्यूमन के पोर्शन में से जो आपने करने हैं, बाकी जो अकॉर्डिंग टू यूएचएस प्लांट हार्मोन्स है, ये 3 प्लांट हार्मोन्स है वहां पर भी सिलेबस में, लेकिन हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें प्लांट हार्मोन्स में वो 5 हार्मोन्स है, उनको जो है वो यहाँ पर आप डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हो सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, या ये क्या हो सकते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर हो सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो वन बाय वन जब डिस्कस करते हैं, ये स्पेशल केमिकल्स हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, ये एंडोक्राइन टिश्यूज तो नहीं है उस तरह से प्लांट्स में। अब इनके फीचर्स क्या हैं, पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन प्रमोट कर रहा है बर्ड इनिशिएशन को, शूट्स में बर्ड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, फूड ग्रोथ को बढ़ा रहा है, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। एपिकल डोमिनेंस आपने पढ़ा था, इनहिबिटरी इफेक्ट और कंपनसेटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट आपने पढ़ा था कि अगर एपिकल बर्ड मौजूद है तो वो इनहिबिट कर रहा है लेटरल बर्ड को कि वो ज्यादा ग्रो ना करें, और एपिकल बर्ड की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। पार्थिनोकार्पी को ये बढ़ाता है। पार्थिनोकार्पी कहते हैं कि बगैर फर्टिलाइजेशन के, बगैर सीड बनने के फ्रूट बनने का अमल। उसके अलावा ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, डिले करता है लीफ साइंस में, ठीक है, पत्ते मुरझाते नहीं है जल्दी, ठीक है, उसकी एजिंग बढ़ जाती है, उसको ज्यादा देर तक डिले करता है।
ठीक है, उसकी जो है वो लीफ फॉल को जो है वो बचा रहा है और प्रमोट कर रहा है सेल डिवीजन को कैम्बियम में, एनलार्ज कर रहा है स्टेम को, इनहिबिट कर रहा है एब्सिशन को, लीफ की ब्रेकडाउन को, लीफ को ना सिर्फ फ्रेश रख रहा है बल्कि उसको टूटने भी नहीं दे रहा। दो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाई गई है, एक NAA, ठीक है, इंडोल प्रोपानोइक एसिड, दूसरा ये क्या कर रही है, फ्रूट सेटिंग और फ्रूट स्टिमुलेटिंग का सबब बन रही है। इसलिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये एक सेलेक्टिव वीड किलर है। ये ऑब्जेक्टिव में इसके फंक्शंस काफी पूछे जा सकते हैं और ये रिटार्ड करती है एब्सिशन को, यानी कि नहीं होने दे रही लीफ फॉल, और इनहिबिट कर रही है पोटैटोज की स्प्राउटिंग को, जो स्टोरेज के अंदर जो वो पोटैटोज पड़े हैं उसको स्प्राउट नहीं। ऑक्सिन्स के बाद जिबरलिन्स हैं, जो जिबरलिन्स हैं ये प्रमोट कर रही हैं बड इनिशिएशन को, प्रमोट कर रही हैं फ्रूट और लीफ की ग्रोथ को, पार्थिनोकार्पी को बढ़ा रही हैं, लीफ सेनेसेंस में डिले कर रही हैं और प्रमोट कर रही हैं सेल डिवीजन को और प्रमोट कर रही हैं बोल्टिंग को। बोल्टिंग बेसिकली अगर हम एक स्टेम को देखें तो ये अगर एक स्टेम है, ये दूसरा स्टेम, ये तीसरा स्टेम, वो स्टेम के साथ बड उसका एरिया, नोड, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, इन नोड्स के दरमियान में इंटर नोड्स हैं। तो ये जो इंटर नोड की लेंथ है इसमें इजाफे के अमल को हम बोल्टिंग का नाम देते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर, खास तौर पर रोजेटी प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर ये जो है वो बोल्टिंग का सबब बन सकते हैं। फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट, उसमें भी जो ये इजाफे का सबब बनती है। जिबरलिन जो है इनको फ्रूट सेटिंग के लिए यूज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। जो ब्रीडिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। इंक्रीज द बेरी साइज और डिले करता है राइपनिंग में, ठीक है। इसी तरह से ये इंप्रूव करता है स्टोरेज ऑफ बनाना और ग्रेप के अंदर फ्रूट्स की स्टोरेज को, खुराक की स्टोरेज को ये इंप्रूव करता है, ठीक है। एंड यूज टू ग्रो सीडलेस ग्रेप्स, ये सीडलेस जो है वो ग्रेप्स यानी कि पार्थिनोकार्पी बनाने में भी रोल प्ले कर रहा है, पार्थिनोकार्पी। तीसरे जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अच्छा, तीसरे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्मोन, दैट इज द साइटोकाइनिन्स। ये प्रमोट कर रहे हैं बड इनिशिएशन को, फ्रूट ग्रोथ, लीफ ग्रोथ, लेटरल ब्रांच की ग्रोथ का सबब बन रहे हैं, स्टोमेटल ओपनिंग का सबब बन रहे हैं, डिले कर रहे हैं लीफ सेनेसेंस में और प्रमोट कर रहे हैं स्टेम की ग्रोथ को। ये फ्रेश लीफ क्रॉप्स हैं जैसे कैबेज वगैरह, उनकी एजिंग को डिले करते हैं, फ्लावर्स को ज्यादा देर तक फ्रेश रखते हैं और सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम एक और एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पर है, ये भी ये क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं स्टेम की ग्रोथ को, ये प्रमोट कर रहे हैं बड एंड सीड डॉर्मेंसी को, एब्सिशन को प्रमोट कर रहे हैं, लीफ सेनेसेंस और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का सबब बन रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट्स में और इनहिबिट कर रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में। डे लेंथ के एतबार से, फोटो पीरियड के एतबार से हम लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स जो है वो बनाते हैं। और इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन जो है फ्रूट्स को सीजन के एंड पे ड्रॉप करने के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट वन जो है वो एक हार्मोन हमारे पास इथीन है। ये इथीन गैस जो है ये क्या कर रही है, ब्रेक करती है बड डॉर्मेंसी को, इनहिबिट करती है स्टेम और रूट ग्रोथ को और प्रमोट करती है फ्रूट की राइपनिंग को, फ्लावरिंग को भी पाइनएप्पल में। और इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन, क्योंकि फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं तो पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है और राइपनिंग ऑफ टोमेटोज में और सिट्रस फ्रूट को राइपन करने में इसको यूज किया जाता है और फ्लो ऑफ लेटेक्स, जो रबर प्लांट्स हैं उनसे लेटेक्स की फ्लो में इसका जो है वो ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इसका किया जा रहा है। तो ये इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन है इथीन की। तो दो कैटेगरीज हमारे पास है मेनली,
एक ग्रोथ रेगुलेटर है जिसमें ऑक्सिन्स हैं, जिबरलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं जिसके अंदर मेनली एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लांट हार्मोन्स है 5। इनमें से आपको क्वेश्चन जो है वो अराइज होंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप वो डिस्कस कर सकते हैं।